अभिवादन। आज हमारे सामने कुछ एकेडमिक स्रोत हैं। ये राज्य के उत्तर उपनिवेशी सिद्धांत यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट पर बात करते हैं। मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो देश कैसे काम करते हैं, उनकी राजनीति, उनका समाज, जो पहले कभी यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज थे। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है इन थ्योरीज को थोड़ा आसान बनाना, खासकर फ्रेडरिक्स और गुन्नार मिर्डल के जो विचार हैं उनको समझना। ये देखेंगे कि ये विचारक जो नए नए आज़ाद हुए राज्य थे, उनकी प्रकृति, उनकी जो अंदर की खींचतान है, जो चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे समझाते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत, जैसा आपने कहा, ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के उन देशों पर लागू होते हैं जो आज़ाद तो हो गए, लेकिन जिन पर वो कॉलोनियल अतीत की एक गहरी छाप, एक विरासत बाकी है। इन स्रोतों में जो मूल सवाल उठाया गया है वो यही है कि आज़ादी के बाद इन राज्यों का असल चरित्र क्या बना और विकास के रास्ते में वो किन खास रुकावटों का सामना कर रहे हैं। तो पहली बात, ये उत्तर उपनिवेशी राज्य ये हैं क्या आखिर? स्रोत तो यही कहते हैं कि भाई कागज पर तो ये स्वतंत्र हैं, सॉवरेन हैं, पर इनकी जो फंक्शनिंग है, जो समाज का ताना बाना है, उस पर कॉलोनियल दौर का असर साफ दिखता है। हाँ, और इन राज्यों को समझने के लिए, जैसा स्रोत बताते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इन डेवलपिंग देशों की जो ज़मीनी हकीकतें थीं, उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया। इनमें से दो मॉडल खास तौर पर अहम है और हमारे स्रोतों में भी हैं। एक तो फ्रेड रिग्स का प्रिज्मिया समाज यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल, और दूसरा गुन्नार मिर्डल का मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये दो लेंस जैसे हैं इन समाजों को देखने के लिए। चलिए पहले फ्रेडरिक्स को पकड़ते हैं। उनका प्रिज्मिया समाज का आइडिया स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प सा मॉडल दिखता है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड समाज। ये क्या दिखाता है? हाँ, रिग्स ने समाजों के, आप कह सकते हैं, बदलाव या विकास को समझने के लिए ये तीन टाइप बताए। एक सिरे पर है फ्यूज्ड समाज, स्रोत में शायद विसंपृक्त शब्द भी है। इसे आप बिल्कुल ट्रेडिशनल समाज समझ लीजिए, जहां कामों का कोई खास बंटवारा नहीं होता। मतलब एक ही स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए परिवार या कबीला, वही कई तरह के काम कर रहा है, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी। सब कुछ परंपरा, रूढ़ियों पर टिका है। अर्थव्यवस्था भी ज्यादातर रीडिस्ट्रीब्यूटिव होती है, चीजें जमा की फिर बांट दी। यहाँ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जैसी चीज नहीं होती। स्रोत उसे वेबर कहा, नौकरशाही कह रहा है, शायद मैक्स वेबर के ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाले आइडिया से जोड़कर। अच्छा। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर है डिफ्रैक्टेड समाज, जिसे स्रोत विवर्तित कह रहा है। तो ये हुआ मॉडर्न वेस्टर्न समाज जैसा। एकदम सही। डिफ्रैक्टेड समाज रिक्स के हिसाब से पूरी तरह मॉडर्न समाज है। यहाँ हर काम के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिक्स के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग। यहाँ रैशनैलिटी, नियम कानून, स्पेशलाइजेशन, इन सब का बोलबाला है। इकोनॉमी पूरी तरह मार्केटाइज्ड है, मार्केट इकोनॉमी है, कीमतें डिमांड सप्लाई से तय होती हैं। और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मॉडर्न, एफिशिएंट, नियमों पर चलने वाली होती है, जिसे रिग्स ब्यूरो कहते हैं। बिल्कुल वेबर के रैशनल लीगल मॉडल जैसा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, प्रिज्मेटिक समाज। ये इन दोनों के बीच की स्टेज है। जैसे प्रिज्म से लाइट गुजरकर बिखर जाती है, कुछ वैसा। एकदम सही पकड़ा। यही रिग्स का मेन आर्ग्यूमेंट था कि ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं वो इसी प्रिज्मेटिक या संपार्श्वीय अवस्था में फंसे हुए हैं। वो ना तो पूरी तरह पारंपरिक यानी फ्यूज्ड रहे, न ही पूरी तरह मॉडर्न यानी डिफ्रैक्टेड बन पाए। यहाँ क्या होता है कि आधुनिकता का बाहरी ढांचा तो अपना लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, इलेक्शंस होते हैं, नियम कानून सब हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो पारंपरिक मूल्य हैं, रिश्ते नातेदारी है, वैसा व्यवहार हावी रहता है। रिग्स ने इस अजीब से मिक्सचर और उससे जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उसे प्रिज्मिया पटना कहा। यहीं पर जो फॉर्मल नियम है और जो इनफॉर्मल बिहेवियर है उनके बीच टकराव होता है, और इसी से फिर करप्शन, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें पनपती हैं, क्योंकि जो मॉडर्न दिखने वाला सिस्टम है वो असल में इन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तो वाकई बड़ी उलझी हुई तस्वीर है। स्रोत इस प्रिज्मेटिक समाज की कई खासियतें बताते हैं। क्या आप कुछ मेन पॉइंट्स बता सकती हैं? हाँ,
रिग्स ने कई लक्ष्य बताए जो इस स्टेज को डिफाइन करते हैं। कुछ खास है। एक तो विषमता, हेट्रोजेनिटी, मतलब शहर और गांव, पढ़े लिखे और अनपढ़, मॉडर्न सोच वाले और पारंपरिक सोच वाले लोग सब एक साथ हैं, पर अक्सर गहरे बंटवारे के साथ। वैल्यूज का टकराव साफ दिखता है। अच्छा। फिर है औपचारिकता, फॉर्मलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो कहा जाता है यानी सिद्धांत या कानून, और जो असल में किया जाता है यानी व्यवहार या अमल, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। कागज पर नियम बड़े शानदार लगते हैं, पर असलियत में उनकी धज्जियां उड़ती हैं। ठीक है। तीसरा, अतिक्रमण, ओवरलैपिंग। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न दिखने वाली संस्थाएं हैं, जैसे सरकारी दफ्तर, वो असल में पारंपरिक काम भी कर रही होती हैं, जैसे अपनी जाति या समुदाय के लोगों का फेवर करना। मतलब नई संस्थाएं पुराने काम भी करती हैं, और पुराने जो सोशल स्ट्रक्चर हैं वो नए कामों में दखल देते हैं। एक ही चीज कई काम करती है, जिससे कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी पैदा होती है। ओवरलैपिंग, ठीक है। फिर है बहुमानदंडवाद, पॉलीनोमेटिज्म, यानी समाज में एक ही टाइम पर कई तरह के और अक्सर एक दूसरे से उलट नियम या स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं। लोग मॉडर्न कानूनों की बात भी करेंगे और साथ ही पारंपरिक या धार्मिक नियमों को भी मानेंगे, चाहे वो आपस में टकराते ही क्यों ना हो। अच्छा, ये भी है। और इकोनॉमी में भी यही मिक्सचर दिखता है। बाजार कैंटीन मॉडल। कीमतें सिर्फ डिमांड सप्लाई से तय नहीं होती। कुछ लोगों को पहुंच या जान पहचान की वजह से सस्ता सामान मिल जाता है, जैसे कैंटीन में, जबकि दूसरों को मोल भाव करके या ज्यादा कीमत देकर लेना पड़ता है, बाजार की तरह। टैक्स चोरी, जमाखोरी आम हो जाती है। और वो साला मॉडल क्या था? हाँ, वो है साला मॉडल। ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। साला स्पेनिश शब्द है शायद ऑफिस या कमरे के लिए, लेकिन रिग्स इसे उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन का बोलबाला होता है। यहाँ नियम कायदे पर्सनल रिश्तों और फायदों के आगे छोटे पड़ जाते हैं। तो रिग्स का एनालिसिस ये कह रहा है कि इन समाजों में मॉडर्न बनने की कोशिश ने ही एक तरह की नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं, जहां बाहरी दिखावा कुछ और है और अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। रिग्स का मेन कंट्रीब्यूशन यही दिखाना था कि ये सिर्फ पिछड़ापन नहीं है, ये एक खास तरह की मिली-जुली अवस्था है जिसके अपने नियम और अपनी समस्याएं हैं। चलिए अब दूसरे थिंकर पर आते हैं जिनका जिक्र है हमारे स्रोतों में, गुन्नार मिडल और उनका मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट का विचार। ये रिग्स के विचारों से कैसे जुड़ता है या ये कुछ अलग है? गुन्नार मिडल, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी बहुत फेमस किताब एशियन ड्रामा में साउथ एशियन देशों की स्टडी करते हुए ये सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा मतलब ऐसे राज्य से है जिसमें अपने ही बनाए हुए कानूनों, नियमों और पॉलिसीज को लागू करने की जो विल पावर है या कैपेसिटी है, उसकी भारी कमी होती है। ये राज्य सोशल डिसिप्लिन लागू करने में ढीले या सॉफ्ट होते हैं। तो ये मृदुता या सॉफ्टनेस आती कहाँ से है? क्या इसका भी कनेक्शन कॉलोनियल पास से है? मिडल का मानना था, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। कुछ हद तक तो ये कॉलोनियल रूल की विरासत है, जहां कानून लागू करने का मकसद जनता का भला कम और शासन बनाए रखना ज्यादा था। आजादी के बाद भी नेशनलिज्म और डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें तो हुई, लेकिन राज्य अक्सर जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके हितों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से हिचकिचाता है। करप्शन पर लगाम कसने में, टैक्स कलेक्ट करने में या जरूरी सोशल रिफॉर्म्स लागू करने में ये सॉफ्टनेस साफ दिखती है। मिडल के लिए ये सिर्फ इनकैपेसिटी नहीं है, बल्कि अक्सर पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का भी मामला है। राज्य कड़े फैसले लेने से बचता है ताकि वो पॉपुलर बना रहे या पावरफुल लॉबीज को नाराज न करें। ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। तो मिडल के हिसाब से क्या यही सॉफ्टनेस इन देशों के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है? हाँ, मिडल का तर्क यही था। उनका कहना था कि गरीबी, असमानता, पिछड़ेपन से लड़ने के लिए स्टेट को कड़े और कभी-कभी अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ते हैं। पॉलिसीज बनाना एक बात है, पर उन्हें जमीन पर उतारना, खासकर जब वो पुराने जमे हुए हितों को चुनौती देती हों, वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक सॉफ्ट स्टेट ऐसा करने में नाकाम रहता है। इससे होता यह है कि विकास की योजनाएं कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, पर उनका असर नहीं दिखता।
ये नरमी ही डेवलपमेंट के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो अगर हम रिग्स और मेडल को एक साथ रखकर देखें, रिग समाज के अंदरूनी बनावट पर, वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल के घालमेल और उससे पैदा होने वाले कॉन्ट्रडिक्शंस जैसे फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, इन पर फोकस कर रहे हैं। वही मेडल स्टेट की कैपेसिटी, उसकी विल पावर और कानून लागू करने में उसकी नरमी या कठोरता पर ध्यान दे रहे हैं। क्या ये दोनों एक ही कहानी के दो अलग-अलग पहलू लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री। रिग्स हमें समझाते हैं कि इन राज्यों का सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है, वो प्रिज्मेटिक क्यों है, वो स्ट्रक्चरल वजहों पर जोर देते हैं। दूसरी तरफ मिर्डल उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट के बिहेवियर और उसकी फंक्शनिंग या कहें कि उसकी अकर्मण्यता पर फोकस करते हैं। वो सॉफ्ट क्यों है? अगर रिग्स बता रहे हैं कि सिस्टम में कहाँ-कहाँ लीकेज है, तो मिडल बता रहे हैं कि उस लीकेज को बंद करने की इच्छा या ताकत क्यों नहीं है। दोनों मिलकर हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्यों कई पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दोनों ही सिद्धांत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इन राज्यों में जो औपचारिक घोषणाएं होती हैं और जो वास्तविक उपलब्धियां हैं, उनके बीच एक बड़ी खाई क्यों बनी रहती है।